नमस्कार। दोपहर के 3 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कुरान की कुछ आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वसीम रिजवी ने आपको बता दें कि यह याचिका दाखिल की है 26 आयतों में भड़काने वाली बातें का हवाला देते हुए ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की पूरा मुस्लिम समुदाय वसीम रिजवी से नाराज है। वहीं वसीम रिजवी का कहना है कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को इन आयतों से खतरा है। बड़ी खबर इस वक्त की, सैयद वसीम रिजवी ने यहां पर यह याचिका दाखिल की है। 26 आयतों को भड़काने वाली बातों का हवाला दिया गया है। वसीम रिजवी जैसे लोग अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। वो वक्तन फ़वक्तन इस तरीक़े की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करते रहते हैं और यही वजह है कि वो बेवजह और बेमतलब इस तरीक़े के बयानात देते रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरां आए और बड़े बड़े फसादी लोग आए, जिन्होंने कुरान करीम में तहरीफ़ की कोशिश की और कुरान मजीद को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यह अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फ़ना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड जो आज सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई है, शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से, उसकी भरपूर तरीक़े से हम मदम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मदम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक आयत को ना निकालने की बात की, ना हटाने की बात की। रामपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एसपी सांसद आजम खान के घर पहुंचे। उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए वो साइकिल यात्रा निकालेंगे। अखिलेश साइकिल यात्रा से पहले जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश सीतापुर जेल में बंद आजम खान के समर्थन में रामपुर से लखनऊ तक साइकिल रैली के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अखिलेश यादव की हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव रामपुर में मौजूद हैं, आजम खान के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से वहां पर मुलाकात की है। साइकिल रैली के लिए अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाना है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जब तंजीन फातिमा के घर पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करों के गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। 3 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों को बिहार से ले जा रहे थे दिल्ली। तेनुआ टोल प्लाजा पर यह गिरफ्तारी हुई है। 15 नाबालिग लड़कियां वहां पर रिहा कराई गई हैं। काउंसलिंग के लिए इनको चाइल्ड लाइन भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। गोरखपुर से मानव तस्करों के बड़े गैंग पर यहां पर शिकंजा कसा गया है। 15 नाबालिग लड़कियां रिहा कराई गई हैं। तो बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। काउंसलिंग के लिए इनको चाइल्ड लाइन भेजा गया है। 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बच्चों को बिहार से दिल्ली ले जा रहे थे। तेनुआ टोल प्लाजा पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मानव तस्करों के गैंग पर यहां पर पुलिस की टीम ने शिकंजा कसा है। गोरखपुर में 3 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों को बिहार से दिल्ली ले जा रहे थे ये लोग और इनको पकड़ा गया है। तेनुआ टोल प्लाजा पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करके कई चीजें खंगालने की कोशिश कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में इन्हें कहां पर ले जाया जा रहा था। और अनिल बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। अनिल, इनके नेटवर्क के बारे में किस तरीके से पुलिस को जानकारी हुई और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं? देखिए अनुपम, लगातार लॉकडाउन के बाद से दिल्ली, पंजाब से बड़े शहरों में बच्चों की डिमांड बढ़ी है। खासकर उद्योग धंधे जो बंद पड़े थे उनमें
छोटे बच्चों की काम कराने के लिए इनकी डिमांड बढ़ी है और इसको लेकर बिहार और बंगाल के बच्चों को लगातार यहाँ पर इस तरह से मानव तस्करी के जरिए वहां ले जाया जा रहा था। लेकिन मुखबिरी की सूचना पर एएसटी प्रभारी ने वहां पर दबिश दी थी और रेस्क्यू करके जो बिहार से जा रही थी उससे 15 बच्चों को बरामद किया गया है। साथ ही 3 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और उनके परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों को काउंसलिंग के लिए चाइल्ड लाइन के पास भेजा गया है और उनके नेटवर्क को फिलहाल खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, जिस तरीके से बिहार से ये दिल्ली इनको ले जा रहे थे, क्या इससे पहले भी इस तरह से लोगों को ले जाया गया है? लगातार आपको इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है। पहले ट्रेन के जरिए ले जाते थे, बच्चों को बैठा देते थे और जो मानव तस्कर रहते थे वो एज ए गार्जियन या अभिभावक बन के उनके साथ जाते थे। लेकिन अभी ट्रेंड बदला है, ट्रेनें बंद चल रही हैं, अब धीरे धीरे ट्रेनें चलने लगी हैं। लेकिन अभी ट्रेंड बदला, उनको सड़क मार्ग से, बसों से या छोटी गाड़ियों से ले जाया जाता है। तो मुखबिर की बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनिल सिंह हमारे संवाददाता गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग लागू होगा। बैंक कंसोर्शियम के द्वारा सोमवार को इसको लेकर एमओयू साइन होगा। फास्टैग लगने से टोल पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। अभी तक एनएचएआई के सभी टोल पर फास्टैग जरूरी है और अब यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फास्टैग जरूरी होगा। सोमवार को इसके लिए एमओयू साइन होगा। सारे एनएचएआई के रोड्स पर फास्टैग हो चुका है और एक्सप्रेसवे पर फास्टैग लगाने की कार्रवाई के लिए लगातार बात चल रही थी और अब मुझे अवगत कराया गया है कि सोमवार को इस संबंध में एमओयू साइन हो रहा है। आईडीबीआई जो कंसोर्शियम है बैंकों की लीड बैंक है और जिल और यमुना प्राधिकरण के बीच में, और ये सोमवार को 11 बजे एमओयू साइन होगा। उसके बाद यहाँ पर 15 दिन में, अगले 15 दिन में फास्टैग की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देवरिया में चलता फिरता शराब का गोदाम मिला है। यहां पर शराब तस्करी पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 2 कारों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसकी बॉडी के अंदर शराब का जखीरा छुपाया गया था। अवैध शराब हरियाणा में बनी हुई थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। देवरिया के मडुआडीह पुलिस ने हेतीपुर गांव कस्बे में चेकिंग के दौरान यह भंडाफोड़ किया है। कार से 1235 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। एक दूसरी कार हिरंदापुर कस्बे से भी पकड़ी गई है, जिसमें बैकलाइट के अंदर शराब की 264 बोतल छुपाई गई थी। दोनों से करीब 26 लाख की शराब बरामद हुई है। थाना महुआडीह के हेतिमपुर चौकी के पास से हाईवे के पास एक गाड़ी पकड़ी गई, पिकअप, जिसमें चैम्बर बना करके नीचे अंग्रेजी शराब रखी गई है। शराब की कुल कीमत लगभग 6 लाख और गाड़ी बिल्कुल नई पिकअप है, लगभग 10 लाख की। और ये मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन है। रोहतक का एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसमें उससे पूछताछ करके उनके लिंकेज के बारे में पता कराया जा रहा है। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकरण में थाना रामपुर कारखाना में एक कोरोला गाड़ी टोयोटा की पकड़ी गई है। लगभग नई गाड़ी है, 16-17 लाख की, और उसमें करीब 2 लाख की शराब पकड़ी गई है। ये दोनों गाड़ियाँ रोहतक से बिहार जा रही थीं। उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाइयों का तांता लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, 2022 में बीजेपी दोगुनी ताकत के साथ सत्ता में लौटेगी। उत्तराखंड बीजेपी में एक बड़ा परिवर्तन और मदन कौशिक जो अब तक पिछली सरकार में मंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 4 बार के विधायक हरिद्वार से, एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले तो शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बदला हुआ रोल कैसा होगा आपका? निश्चित रूप से दायित्व है, जो परिवर्तन नेतृत्व ने किया है उसी रूप में काम करेंगे। अभी तक सरकार के प्रवक्ता, संसदीय कार्य मंत्री, एक मंत्री के रूप में दायित्व था। अब संगठन को मजबूत करने का दायित्व मिला है तो उसी रूप में काम करेंगे। अपना बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत करना, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए तब 2022 में हम सरकार बनाएंगे। कमल से इतने बड़े फैसले क्यों ले लिए सर? मुख्यमंत्री बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, सब कुछ बदल रहा है बीजेपी में, ऐसा क्यों सर? हमारे यहाँ देखिए, मैंने कहा कि ये सामान्य स्तर पर हमारी पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते हैं। आज जो गृह मंत्री उन्होंने पहले संगठन में थे, आज जो संगठन में पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, तो ये पूरी पार्टी में दायित्व परिवर्तन हमेशा होता है।
राज्य में भी जो मेरे से पूर्व अध्यक्ष थे संभव थे उनका काम सरकार में शुरू हो, जो मैं सरकार में था अब मेरा काम संगठन में शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये दायित्व परिवर्तन का काम चलता है, लेकिन काम सारे जहाँ हैं वहीं से आगे बढ़ते हैं। अपने सबसे बड़ी चुनौती की 2022 का चुनाव, उसके लिए कोई प्लान, कुछ नया प्लान? पूरा तैयारी है हमारी, पूरा प्लान और तैयार करेंगे, मिल बैठकर तैयार करेंगे। 2022 में एक बड़े बहुमत की सरकार बने, ये संकल्प और भाव मन में लेकर हमारा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे 2017 का चुनाव यहाँ पर बीजेपी जीती, ये फैक्ट है। 2022 का चुनाव क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर होगा, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी उतनी ही आसानी से इतनी सीटें निकाल लेगी? ये हमारा गौरव है, नरेंद्र मोदी जी हमारे गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के बड़े नेता हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने गौरव को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई? हम अपना गौरव है, तो इसलिए हमारे लिए सौभाग्य है, प्लस है, हम इसको साथ लेकर चलेंगे। आज कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हमारे पास है, हम लेकर बढ़ेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। एक बात और पूछूंगा कि सवालों के जवाब आप जैसे संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बचते थे पत्रकारों से, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बचेंगे या जवाब देंगे सर? नहीं, मैंने कभी नहीं बचा। मैं संसदीय कार्य मंत्री, सरकार का प्रवक्ता, और इसी तरह से हमेशा जवाब दिए, वो जवाब इसी रूप में आगे जारी रहेंगे। ये थे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका साफ तौर पे कहना है क्या वो जवाब भी देंगे। बीजेपी ने जो बदलाव किया है उसका फायदा 2022 में मिलेगा, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा 2022 का चुनाव बीजेपी को उत्तराखंड में जितवा कर देना। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। मुरादाबाद में गुरुवार को एसपी के कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, पत्रकारों के साथ ये क्या हो रहा है? तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कल जिस तरीके से मुरादाबाद में देखने को मिला, उसको लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के आज ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश यादव जी, पत्रकारों के साथ ये क्या हो रहा है? आपको बता दें कि कल मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सुरक्षा में लगे लोगों ने वहां पर धक्का मुक्की की थी। वो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं आप, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान वहां पर पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई और किस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर आक्रोश में आ गए थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिसके बाद वहां जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की और न्यूज 18 के पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इधर यूपी बीजेपी के महामंत्री और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि टोपी वाला गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, तो निश्चित रूप से उनकी बात को मोहर अखिलेश यादव जी ने कल लगा दिया है कि लाल टोपी वाला गुंडा ही होता है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है और यही उनका चेहरा है। सरकार में आएंगे तो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लो, सरकार में आएंगे तो गुंडे को संरक्षण दो, सरकार में आएंगे तो माफियाओं के हाथ में उत्तर प्रदेश को सौंप दो। तो कुल मिलाकर एक गांव में रहने वाला एक गुंडा भी इस गांव में गरीब की ज़मीन पर कैसे कब्जा कर ले, गांव में गरीब के मकान पर कैसे कब्जा कर ले, गांव में गरीब के महिला का कैसे अपमान कर दे, तो ये जिनका चाल चरित्र और चेहरा है, तो निश्चित रूप से उजागर हुआ है। ये गुंडों की पार्टी है। जो तो मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरीके से कल धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद यहां पर बीजेपी से सुब्रत पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन आया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कल की हैं। न्यूज 18 के पत्रकार के साथ भी वहां पर धक्का मुक्की की गई थी। अखिलेश यादव भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर धक्का मुक्की की पत्रकारों के साथ, उसकी ये तस्वीरें अपने आप गवाही दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम की कवरेज के लिए पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनके साथ वहां पर धक्का मुक्की की गई। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद कानपुर देहात में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस दौरान सीडीओ ने छात्रों को संबोधित भी किया। आज
आज ही के दिन 12 मार्च को 1930 में बहुत फेमस दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जो एक तरह से एक इंडिकेशन था ब्रिटिश राज को कि नमक जैसी बेसिक चीज़ का जो कानून बनाया गया था कि नहीं बना सकते भारतीय, उसको गांधी जी ने तोड़ के और हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इनके साथ दांडी मार्च करके जब 5 अप्रैल को उन्होंने ख़त्म किया था, तो एक तरह से सर बिगुल बजी थी कि अब आज़ादी लेकर ही रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।